आशा के दो बेटे थे, रवि और विवेक। आशा का बड़ा बेटा रवि हमेशा आशा के साथ रहना पसंद करता, तो वही दूसरी ओर विवेक अपने परिवार वालों से दूर, क्योंकि विवेक शुरू से ही शहर में पला बड़ा था। विवेक जब छोटा था तभी उसका एडमिशन शहर के हॉस्टल में करवा दिया गया था। बस यही कारण था कि अब विवेक गांव वापस नहीं आना चाहता था। ऐसे ही एक दिन, विवेक बेटा, आज तेरे भाई की शादी है, क्या तू अपने भाई की शादी में भी नहीं आएगा? माँ, मेरे न आने से शादी रुक तो नहीं जाएगी ना। और वैसे भी शहर में ही मेरी नौकरी लग गई है, अभी नई नई नौकरी लगी है, इसे छोड़कर नहीं आ सकता। तुझे देखे काफी समय हो गया है, एक बार मिलने ही आ जा। मैं भी रखता हूँ, और रही मिलने की बात तो बहुत जल्द आऊंगा। इतना बोलकर विवेक अपनी माँ का फोन रख देता है और विवेक की शादी मनीषा से हो जाती है। मनीषा गांव की लड़की थी, इसलिए उसे सारे काम आते थे। मनीषा ससुराल में आने के बाद आशा का खूब ख्याल रखती है। अरे माँ जी, आप कहाँ चले? आप जाकर आराम कीजिए, गाय को हम नहला देंगे। बहू, सारा दिन तो तू काम करती रहती है, कम से कम मुझे गाय की देखभाल तो करने दिया कर। हमने कह दिया ना माँ जी, हमारे होते हुए आप कोई काम नहीं करेंगे। हम जा रहे गाय का गोबर साफ करने और उसे खाना खिलाने। अगर आपको हमारी मदद ही करनी है तो आप आराम से जाकर सो जाइए। इस तरह से मनीषा ने पूरा घर संभाला हुआ था, तो वहीं विवेक शहर में रहकर शादी कर लेता है और वो अपनी नई जिंदगी जीने लगता है। इस बात से बेखबर आशा को अपने बेटे की याद सताने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आज आपको बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगी क्या? आप इतनी दुखी क्यों हैं? मनीषा बहू, मेरे दो ही तो बेटे हैं। छोटा बेटा गांव में ही आना चाहता, कितने साल हो गए उसे देखे, उसकी बहुत याद आ रही है। अब तो बड़ा बेटा भी शहर चला गया, दिल कह रहा है अपने बेटों से मिलने के लिए मैं भी शहर पहुंच जाऊं। बस माँ जी, इतनी सी बात। माँ जी, आपको देवर जी से मिलने जाना है ना? चलिए हम दोनों कल ही शहर जाएंगे और देवर जी से मिल के आएंगे। क्या कल ही? और नहीं तो क्या। अब हमारी सास को अपने छोटे बेटे से मिलने का इतना मन कर रहा है, तो हम उनका मन कैसे मार दे? आपके पास देवर जी का पता है ना? चलिए कल ही हम चलते हैं। अब मनीषा बिना कोई देरी करे अपनी गाय को अपने पड़ोसन के घर छोड़ आती है और खुद दोनों सास बहू एक पोटली में अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़ती है। मनीषा बहू, शहर आकर हमने सही तो किया ना? और नहीं तो क्या माँ जी, अगर देवर जी गाँव नहीं आ रहे तो क्या एक माँ अपने बेटे से मिलने शहर नहीं आ सकती? अब मनीषा विवेक का पता पूछते पूछते विवेक के घर जाती है, जहाँ विवेक तो नहीं होता पर आंचल नाम की सुंदर सी लड़की होती है, जिसने छोटे कपड़े पहने थे। वो मनीषा और आशा को देखकर हैरान हो जाती है। हे, यू कौन? तुम दोनों गंवार मेरे घर में घुसे चले आ रहे हो? माँ जी, लगता है इस घर की नौकर है। देखो देखो बहन, ये मेरी सास का घर है और मेरे देवर का, और यहाँ हम अपने देवर से मिलने आए हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस घर की नौकरानी कहने की? ये मेरा घर है और मेरे पति का, समझी ना? और तुम दोनों कौन हो? मैं नहीं जानती तुम्हें, निकलो मेरे घर से। देखो कैसी बेशरम लड़की है, लज्जा भी नहीं आ रही, इतने छोटे छोटे घर से निकाल रही है। हम नहीं जाने वाले इस घर से, ये घर मेरे बेटे का है, समझी तू? आने दे मेरे बेटे को, तेरी शिकायत करती हूँ। अजीब जबरदस्ती है, आखिर कौन हो तुम? वेट, मैं अभी विवेक को फोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर तुम दोनों हो कौन। अब आंचल विवेक को फोन करती है, पर विवेक आंचल का फोन नहीं उठाता। तो वही दूसरी ओर जब आशा को पता चलता है कि विवेक ने शहर की लड़की से शादी कर ली है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो मनीषा से कहती है। क्या कहा? विवेक तुम्हारा पति है? माँ जी, देवर जी ने तो यहाँ शादी कर रखी है। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, मैंने कैसी औलाद को जन्म दे दिया। उसे इस पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी जिसने शर्म घोट कर पी रखी है। बेशरम लड़की, मैं तेरी सास हूँ, अब जाकर साड़ी पहन, मनीषा बहू की तरह घूंघट ओढ़ के आ। देखिए, मुझे माफ करना, मैं आप दोनों को पहचान नहीं सकी, पर मैं अभी आपकी बातों पे यकीन भी नहीं कर सकती। आप मेरी सास हैं, इसीलिए आप दोनों बाहर हॉल में बैठ जाइए जब तक विवेक नहीं आ जाते। इतना बोलकर आंचल अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद आंचल के कुछ दोस्त घर आते हैं। उन सभी के भी छोटे छोटे कपड़े पहने थे। ये सब देखकर मनीषा और आशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये कैसी बेशरम लड़की मेरी बहू बन गई है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर?
माँ जी, मुझे लगता है ये सभी लड़के और लड़कियाँ देवरानी जी के दोस्त हैं। आशा और मनीषा सोच ही रहे थे कि तभी वो दोनों देखते हैं कि आंचल अपने दोस्तों से गले मिलती है। लड़कों से गला मिलता देख आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो आंचल और उसके सभी दोस्तों की बेइज्जती कर देती है। अरे बेशरम लड़को, दूर हटो। मेरी बहू से इतना क्यों चिपक रहे हो? जानते नहीं हो क्या, वो शादीशुदा है। और बहू, तू अब तक साड़ी पहनकर नहीं आई। इन लड़कों के सामने से छोटे छोटे कपड़े पहनकर खड़ी है, शर्म नहीं आ रही तुझे? देखिए, ये आपका गांव नहीं शहर है, यहाँ सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। और अभी तक विवेक घर नहीं आया है और आपकी हरकत ऐसी ही रहेंगी ना तो मैं विवेक के आने से पहले ही आपको धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। माना कि तुम मेरी देवरानी हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सासू माँ से ऐसे बातें करने की? अरे तुम क्या हमें घर से निकालोगे? देवर जी तुम्हें खुद घर से निकाल देंगे अगर उन्हें तुम्हारी असली रूप के बारे में पता चलेगा तो। इस तरह से तीनों सास बहू में बहस होने लगती है और ना चाहते हुए भी आंचल के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद विवेक घर आता है, जहाँ वो अपनी माँ और भाभी को देखकर हैरान हो जाता है। माँ, आप यहाँ अचानक? और ये शायद मेरी भाभी है। आप दोनों यहाँ कैसे आए? अच्छा विवेक, जो तुम यहाँ आ गए, अपनी माँ और भाभी को यहाँ से उठाकर ना गांव में फेंको। ये अपनी गिरी हुई सोच लेकर यहाँ आ गए हैं। इनसे कहो अगर यहाँ इन्हें रहना है ना तो अपनी सोच को ऊंचा करें। विवेक बेटा, ये तूने कैसी लड़की से शादी कर ली? इसमें जरा भी शर्म नहीं है? मैं कब से कह रही हूँ अपनी टांगे दिखाना बंद कर और साड़ी पहन कर आ। वो तो मेरी सुन ही नहीं रही। तुझे नहीं पता, तेरी पीठ के पीछे तेरी बीवी गैर मर्दों के साथ गले लगती है, उनसे चिपक चिपक कर बातें करती है। माँ, मैं सब जानता हूँ, पर आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। आंचल बहुत अच्छी है, पर शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो गया है। और माँ, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ सब कुछ आम बात है। आपको इन सब बातों की आदत डालनी होगी। आम बात है? ठीक है बेटा, तू ये कहता है तो मान लेती हूँ, पर तू ये बता कि तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी क्यों नहीं? तुझे अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मैंने तुझे शहर भेजा ताकि तू अच्छी पढ़ाई कर सके, एक काबिल इंसान बन सके। माँ जी, मुझे माफ करना कि मैं आपको पहचान न सकी, थोड़ा नाराज हो गई। और विवेक जी, माँ जी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया है, अब तुम्हारी बारी है। अपनी माँ की बातें सुनकर विवेक सर झुकाकर खड़ा हो जाता है, पर आंचल विवेक का साथ देती है और आंचल के कहने पर विवेक अपनी भाभी और माँ को अपने घर में रहने की जगह देता है। समय बीतता जाता है और बहुत जल्द आशा और मनीषा भी आंचल को समझ जाते हैं, जिसके बाद वो सब एक परिवार की तरह शहर में ही रहने लगते हैं। ये कहानी किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। किशनगढ़ बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ के आधे से ज्यादा लोग कम पढ़े लिखे या बिल्कुल ही अनपढ़ थे। वहाँ के सभी लोग अपने मुखिया रघु की बातों को सराखों पर रखा करते थे। ऐसे ही एक दिन, मालिक, हमें कुछ पैसे चाहिए। अचानक से हमारी जोरू की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अरे हरिया, ये तो तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अभी कुछ पैसे दे देते हैं। वैसे तुमने पिछले महीने भी हमसे कुछ 5,000 लिए थे, याद है ना? हाँ मालिक, हमें सब याद है, हम आपका सारा पैसा चुका देगा। ठीक है, फिर ये लो 5,000, और इस तरह से तुम्हारे 10,000 हो गए। ब्याज जोड़कर मैं तुम्हें कल बता दूंगा। अभी तुम अपनी बीवी के पास जाओ। अब रघुवीर पैसे के लिए भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ 1,000 रुपए कम पड़ते हैं, जिस पर हरिया डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, हम तो मुखिया जी से पैसे लेकर आए हैं और मुखिया जी कभी भी पैसे में बेईमानी नहीं करते, फिर 1,000 रुपए कम कैसे हो सकते हैं? हरिया जी, वो तो हम नहीं जानते, पर कोई बात नहीं। 2 दिन बाद जब आप अपनी वाइफ को लेकर दोबारा हॉस्पिटल आए तो वो 1,000 रुपए भी चुका देना। और याद रखना, अब से ये खुले में शौच ना करें। खुले में शौचालय जाने की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। हरिया उस समय तो डॉक्टर की बात सुन लेता है, पर घर आने के बाद जब वो बिंदिया की ऐसी हालत देखता है तो वो अपनी बिंदिया से कहता है, बिंदिया, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हें खुले में शौच ना करने दूं, पर हमारे घर में तो शौचालय ही नहीं है। और जब भी मुखिया जी से इस बारे में बात करो तो वो हमेशा घर में शौचालय बनवाने से मना कर देते हैं। देखिए जी, मुझे इस गांव में आए हुए अभी 1 साल ही हुए हैं, इसलिए मैं नहीं जानती कि आपके गांव के मुखिया आपके भगवान है या राक्षस। पर मेरे मायके में मेरे घर में शौचालय था, मुझे खुले में जाने की आदत नहीं है, इसीलिए आप जल्द से जल्द सबसे पहले एक शौचालय बनवाएं। बिंदिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला घर में कोई शौचालय बनवाता है क्या? जिस घर में भगवान को पूजा जाता है, घर में खाना बनाया जाता है, उसी घर में गंदगी का स्थान कैसे बना सकते हैं? ये भी तुम्हारे गांव के मुखिया जी ने ही तुम्हें सभी गांव वालों के खिलाफ सिखाया होगा।
हरिया बिंदिया की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बिंदिया की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बिंदिया किसी काम से खेत जाती है। तभी उसकी नजर मुखिया के घर पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि मुखिया की बीवी शौचालय में जा रही है। अच्छा, तो हम गरीब घर की बहू, गांव के गरीब लोग अपने घर में या घर से बाहर शौचालय न बनवाए और खुले में जाकर शौच करें, और वहीं मुखिया जी की बीवी मुखियानी बस शौचालय में जाकर हल्की हो रही है। ये कहाँ की इंसाफी है? इतना बोलकर बिंदिया गांव में जाती है और गांव की कुछ औरतों को जमा करके उनसे इस बारे में बात करती है। बहन, मेरी तो हर महीने तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने भी कहा है कि खुले में शौच करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बिंदिया बहन। कुछ दिनों से मेरी बिटिया की भी बार बार तबीयत खराब हो रही है। उसके बीमार पड़ने का कारण डॉक्टर ने खुले में शौच करने ही बताया है। जब हम सबकी तबीयत खुले में शौच करने की वजह से खराब हो रही है, तो क्या हम गांव वालों को मिलकर मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? आखिर उनके घर की बहू शौचालय में और गरीब घर की बहू खुले में क्यों जाए? मुखिया के खिलाफ आवाज पर क्यों बहन? वो इसीलिए क्योंकि हम गरीबों के पास एक टूटा फूटा शौचालय भी नहीं, और अगर कभी हम मुखिया से कहें कि शौचालय बनाने की इजाजत दे दे या सरकार से बात करो, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें मुखिया जी गलत क्या कहते हैं बिंदिया बहन? भला जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर के आंगन में शौचालय थोड़ी बनवाया जा सकता है। और खुले में शौचालय हम जाने कब से करते आ रहे हैं, और जब हमारी सास ही कुछ नहीं बोल रही तो हम क्यों कुछ बोले? अगर ऐसा है तो ये कानून गांव में हर इंसान के लिए होना चाहिए ना बहन, सिर्फ हम गरीबों के लिए ही क्यों? मुखिया के घर में तो बड़ा सा शौचालय है, उस घर का हर व्यक्ति शौचालय में जाता है। मुखिया है क्यों अपने गांव में जितने अमीर लोग हैं उनके घर में भी शौचालय है, सिवाय हम गरीबों को छोड़कर। बिंदिया और औरतों को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसी औरत की बेटी गंदगी के कारण मर जाती है, जिसे बिंदिया ने समझाने की कोशिश की थी। बिंदिया बहन, तुम सही कह रही थी। मेरी बेटी का पेट फिर से खराब हो गया था, पर हम गरीबों के घर शौचालय नहीं, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। बहन, यही बात तो मैं तुम्हें उस दिन समझा रही थी। मैं भी गरीब घर से हूँ, पर मेरे मायके में शौचालय था। मैं शौचालय में ही जाया करती थी, पर इस गांव में किसी के घर में शौचालय ही नहीं। मेरे चाचा का लड़का सरकारी दफ्तर में काम करता है। उसने मुझे बताया कि सरकार शौचालय बनवाने के लिए हर साल पैसे देती है, पर वो मुखिया जो है वो हमारे पैसे खा जाता है। अगर ऐसी बात है बिंदिया बहन, तो हम क्या करें? आखिर हम मुखिया से लड़े कैसे? इसके लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा और मुखिया जी से कहना पड़ेगा कि वो हमारी भी घरों में शौचालय बनवाए या हमें हमारे शौचालय के पैसे दे। आखिर हम भी तो किसी के घर की बहू है। अब बिंदिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके मुखिया के पास जाती है और उससे शौचालय की मांग करने लगती है। तुम गांव वाले इतने समझदार हो गए हो क्या कि अब घरों में शौचालय बनवाओगे? छोटी मुंह बड़ी बात। माफ करना मुखिया जी, पर आपके घर में भी तो शौचालय है। आपके घर का हर एक सदस्य भी तो शौचालय में ही जाता है, फिर हम गरीब लोग शौचालय में क्यों नहीं जा सकते? ये शौचालय हमारी मजबूरी थी, इसलिए इस गंदगी को हम अपने घर में लेकर आए। पर आप सभी गांववासी हमारे परिवार हैं, हम नहीं चाहते कि आपके घर में भी गंदगी आए, वरना हमारी घर की बहू बीवी तो खुले में ही शौच जाती थी ना। अगर इस गंदगी से हमारी जान बचती है तो हमें हमारे घर में गंदगी पसंद है। आप भले ही अपने घर से इस गंदगी को साफ कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो हम सब गांव वाले मिल जाते, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जिसे आप गंदगी का नाम दे रहे हैं वो गंदगी नहीं, स्वच्छता की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम है। गांव वालों के बार बार कहने पर भी मुखिया नहीं मानता, जिसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया के घर के शौचालय तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। गांव वालों की एकता देखकर अब मुखिया भी डर जाता है और उनकी बात मान जाता है। अच्छा ठीक है, हम कल ही दफ्तर जाकर ऑफिस में अर्जी डालेंगे और सरकार से मांग करेंगे ताकि जल्द से जल्द तुम सभी के घरों में शौचालय बन सके। अब सभी गांव वाले आश्वासन लेकर वहां से चले जाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद रघु की बीवी उससे कहती है, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप कभी इन गरीब गांव वालों को शौचालय का मुंह नहीं देखने देंगे, ताकि ये इसी तरह से बीमार पड़े रहें और आपसे कर्जा लेते रहें। अरे भाग्यवान, अगर मैंने इन गरीब गांव वालों को शौचालय का गंदा छोटा सा मुंह नहीं दिखाया तो ये हमारे घर का आलीशान शौचालय तोड़ देंगे। अब न चाहते हुए भी इस गांव में गरीबों के घर शौचालय बनेगा।
अब मुखिया के लाख कोशिश करने पर भी गांव वाले नहीं मानते और सभी लोग अपने अपने घरों में शौचालय बनवाते हैं। भले ही वो शौचालय छोटा सा होता है, पर गांव वाले अपने शौचालय में जाकर अपने स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बना पाते हैं। साथ ही साथ गांव को भी स्वच्छ रखने में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। रात में एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के अंदर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की हंसने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से झांकने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक चुड़ैल गांव में आकर खाना बना रही है। ये देखकर पुष्पा नाम की एक औरत अपने पति शंभू से कहती है, शंभू, ये हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये इतनी रात को गांव के अंदर इतना सारा खाना क्यों बना रही है? पता नहीं पुष्पा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शंभू, हम शहर में ही ठीक थे। हम बेकार में ही इन गर्मियों की छुट्टियों में गांव में माँ और पापा से मिलने के लिए आ गए। पर पुष्पा, इस साल गांव में आना भी तो जरूरी था। कितने साल हो चुके हैं माँ और पापा से मिले हुए, और वैसे भी मुझे थोड़ी ना पता था कि इस गांव में किसी चुड़ैल का साया आ चुका है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुष्पा की सास आशा वहाँ पर आ जाती है और घर की खिड़कियों को बंद करके उन दोनों से बोलती है, अरे मेरे बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतने सालों बाद तुम दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए हो और तुम हो कि इतनी रात को उस चुड़ैल को देख रहे हो। जानते हो ना, गांव के बाहर चुड़ैल आई हुई है। अगर उसने तुम दोनों को देख लिया तो मुझे डर है कि तुम दोनों को कहीं मार ही न डाले। माँ जी, आज से पहले तो हमारे गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं थी, फिर ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? और अगर गांव में किसी चुड़ैल का साया था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पर बहू, मुझे और गांव वालों को नहीं पता था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई। आज से पहले हम गांव वालों ने इस चुड़ैल को कभी नहीं देखा। ये आज पहली बार इस गांव में आई है। अब पता नहीं ये चुड़ैल क्या करेगी। अब इसी तरह से सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चुड़ैल से बचने के लिए छुप जाते हैं। वहीं चुड़ैल अपना खाना बनाकर खुद से बोलती है, मेरा लंगर तैयार हो गया। अब मुझे बस इन सभी गांव वालों को बाहर बुलाना होगा ताकि ये सब आकर मेरा लंगर खाएं। और अगर किसी ने मेरा लंगर नहीं खाया तो वो जान से जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और एक एक करके सभी घरों का दरवाजा खटखटाती है, परंतु कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। ये सब देखकर चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी शक्तियों से मौसम का रुख बदल देती है। अब तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजलियां गरीब लोगों के ऊपर गिरने लगती है। साथ ही चुड़ैल सभी गाँव वालों को धमकाते हुए बोलती है, गाँव वालों, अगर अब भी तुम लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर मेरा लंगर नहीं खाया तो मैं एक एक करके तुम सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी गांव वाले एक एक करके अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल सभी को अपना लंगर खिलाती है और सभी को लंगर देते हुए सभी गाँव वालों से बोलती है, खाओ, मेरा लंगर खाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब तुम में से कुछ लोग मर जाएंगे और फिर मैं उनकी लाशों को अपने साथ ले जाऊंगी। और एक बात याद रखना, मैं कल फिर इसी वक्त आऊंगी और इस बार मुझे तुम लोगों को बुलाना ना पड़े। तुम सबके सब खुद ब खुद मेरा लंगर खाने के लिए खड़े हो जाना, समझे? चुड़ैल की बातें सुनकर सभी गांव वाले बहुत डरते हैं और वे सभी चुप होकर लंगर खा रहे होते हैं और चुड़ैल को देख रहे होते हैं। परंतु जब चुड़ैल को अपनी बातों का जवाब नहीं मिलता तो वो चिल्लाने लगती है। जिसके बाद गांव का एक आदमी चुड़ैल से बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम सब कल तुम्हारा लंगर खाने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तभी गांव के कुछ आदमियों के मुंह से खून निकलने लगता है। उनके मुंह से निकलता खून देखकर चुड़ैल अपने एक बर्तन में उनका खून जमा कर लेती है। जिसके बाद वो लोग कुछ ही समय में मर जाते हैं। मर गए बेचारे मेरा लंगर खाकर। अब मैं इनकी लाश को अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उनकी लाशों को अपने साथ लेकर चली जाती है और अगली रात फिर से आकर वो सभी गांव वालों को अपने हाथों से लंगर खिलाती है और उसमें से फिर कुछ लोग मारे जाते हैं। ये सिलसिला कुछ इसी तरह से शुरू हो जाता है और अब चुड़ैल हमेशा गांव में आती और जबरदस्ती गांव वालों को अपना लंगर खिलाती। लंगर खाने की वजह से हमेशा कुछ लोग मारे जाते। अब सभी गाँव वाले लंगर खिलाने वाले चुड़ैल से परेशान हो जाते हैं और एक दिन सभी गाँव वाले इकट्ठे होकर आपस में बातें करते हैं। गाँव वालों, इस चुड़ैल का आतंक तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहले दिन हमारे गांव से 5 लोगों की मौत हुई, दूसरे दिन 10। धीरे धीरे मौत का सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा और वो चुड़ैल हर रात आती है और जबरदस्ती हमें अपना लंगर खिलाती है।
आखिर कब तक हम उस चुड़ैल का जुल्म सहेंगे। अब हम सबको चुड़ैल का सामना करना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पुष्पा बहन। अब हमें इस चुड़ैल से सिर्फ पहाड़ी वाले बाबा ही बचा सकते हैं, परंतु वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। हम गांव वाले उन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। जब तक हम उस बाबा के पास पहुंचेंगे तब तक शाम हो जाएगी और रात को वो चुड़ैल एक बार फिर से हमारे गांव में आ जाएगी। और अगर उसने एक भी इंसान गांव में कम देखा तो न जाने वो हम गांव वालों के साथ क्या करेगी। मेरे पास एक प्लान है। अगर हम गांव वाले उस चुड़ैल के जाने के साथ ही पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएं, तो हम अगली रात जब चुड़ैल आएगी तो उससे पहले अपने पहाड़ी वाले बाबा को ला सकते हैं। हमें एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। अब सभी गांव वाले पुष्पा की बात से सहमत हो जाते हैं और रात को चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। रात को जैसे ही चुड़ैल आती है और अपना लंगर गांव वालों को खिलाकर कुछ लाश अपने साथ लेकर जाती है, वैसे ही चुड़ैल के जाते ही कुछ गांव वाले भी वहां से पहाड़ी वाले बाबा को लेने के लिए निकल जाते हैं। और अगली रात जब चुड़ैल गाँव के अंदर आती है तो उससे कुछ देर पहले ही गाँव वाले अपने साथ बाबा को लेकर आ जाते हैं। अब एक बार फिर सभी गांव वाले लाइन में खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल उन सभी को लंगर खाने को देती है, परंतु इस बार कोई भी लंगर नहीं खाता। जिस पर चुड़ैल गांव वालों से बोलती, तुम गांव वालों के अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि तुम गांव वाले मेरा लंगर खाने से मना करोगे? लगता है तुम लोग वो रात भूल गए। रुको, मैं तुम्हें अभी याद दिलाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी आंखों की शक्तियों से एक व्यक्ति को हवा में उड़ा देती है और उसे करंट देने लगती है। तभी पहाड़ी वाले बाबा सामने आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिस वजह से चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। और बाबा चुड़ैल से बोलते हैं, मेरे होते हुए तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। मुझे सब पता चल चुका है। मैंने अपनी शक्तियों से पता कर लिया है कि जब तू जीवित थी तब क्या करती थी और मरने के बाद तू इन गांव वालों को लंगर खिलाकर उनकी लाशों का क्या करती है। गांव वालों, जब ये चुड़ैल जिंदा थी तब भी ये लंगर में जहर डालकर लोगों को मारा करती थी और उनकी लाश लेकर उनके अंगों को बेच दिया करती थी। पर एक बार ये पकड़ी गई और पुलिस से बचने के लिए जब ये भागी तो इसका एनकाउंटर हो गया और अब ये चुड़ैल बनकर अपने आदमियों के लिए वही काम कर रही है जो ये पहले किया करती थी। इतना बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिस वजह से वो चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और सभी गांव वालों को लंगर खिलाने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।